ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। ये टॉपिक है आपका डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी और मरुस्थलीय जैव विविधता। यह टॉपिक जय नारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किया गया है। मरुस्थलीय जैव विविधता, डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी। मरुस्थल में जीवों के अंदर पाए जाने वाली विविधता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की। डाइवर्सिटी अमंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जो जीवों के अंदर विविधता पाई जाती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। किसी स्थान या हम कहें कि क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली समस्त जैव प्रजातियों, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, पेड़ पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को उस स्थान की जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता हम देखें कि जीवों के अंदर पाए जाने वाली डाइवर्सिटी है। इसी रेफरेंस में अगर हम बात करें कि जो मरुस्थल के अंदर या रेगिस्तान की बात करें, उसके अंदर जैव विविधता या हम कहें कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, पादप हैं एवं एनिमल्स या जंतु हैं, उनके अंदर किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, या हम उसके अंदर देखें कि उसमें किस प्रकार के वेरिएशन पाए जाते हैं। मरुस्थल की हम बात करते हैं। हमने पिछली ऑनलाइन क्लासों के अंदर बात की थी कि मरुस्थल की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो मरुस्थल प्राय उन स्थानों पर मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जो एनुअल रेनफॉल है वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो वहाँ या उन स्थानों पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। मरुस्थल में दिन सूर्य के तेज प्रकाश से अत्यधिक गर्म होता है, जबकि रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। तो ये मरुस्थल की एक लाक्षणिक लक्षण है कि वहाँ पर दिन बहुत अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रजातियाँ इस पर्यावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित होती हैं। तो जो भी पादप एवं जंतु मरुस्थल में पाए जाते हैं वो इस प्रकार के जो जलवायु है या पर्यावरण है उसके प्रति पूर्णतः अनुकूलित हो जाते हैं। मरुस्थलीय परितंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम, विशेषकर हम थार मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का अध्ययन सर्वप्रथम खान 1996 द्वारा किया गया था, तथा बाद में खान 2007 द्वारा इसका पुनरावलोकन किया गया। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर थार मरुस्थल की जैव विविधता में प्रमुख जैव प्रजातियां निम्नानुसार हैं। तो हम देखें कि जो हमारा स्पेशली द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट की बात करते हैं, तो थार डेजर्ट जो भारत के अंदर जो भाग है उसके अंदर हम बात करें तो स्पेशली हमारा जो राजस्थान है, और राजस्थान में भी अगर हम बात करें कि जो पश्चिमी राजस्थान, स्पेशली बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो आप ये देखें कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर अगर हम बात करें अभ्यारण्यों की, तो जो सेंचुरी है डेजर्ट नेशनल पार्क नाम से आपको लगेगा पार्क है, नेशनल पार्क है, लेकिन ये एक सेंचुरी है और डेजर्ट नेशनल पार्क, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, जहाँ पर हम ये देखें कि बहुत अधिक आपको जीवों के अंदर विविधता देखने को मिलेगी, चाहे वो पादप हो चाहे वो एनिमल हो। तो हम ये देखें कि यहाँ के इस डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर, या हम कहें कि इस मरुस्थलीय भाग के अंदर पादप की प्रजातियों में अगर बात करें हम फ्लोरा की, तो फ्लोरा में क्या क्या वेरिएशन पाया जाता है, ये फ्लोरा के अंदर हम देखें कि कौन कौन सी स्पेसीज या कौन कौन से वंश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक
सभी लोगों ने देख रखा होगा आक को। तो आक में भी हम देखें कि एक पर्पल फ्लावर वाली स्पीसीज होती हैं और एक वाइट होती हैं। सफ़ेद आक भी देखने को मिलता है। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा पर्पल स्पीसीज हैं एंड कैलोट्रोपिस जाइजेंटिया वाइट आक हैं, ये सफ़ेद आक हैं। धतूरा देख सकते हो आप, धतूरा स्टेमोनियम, ये धतूरा। बेर जिजीफस न्यूमुलेरिया। केर कैपेरिस डिसिडुआ, केर आप देखते हैं केर का जो यूज किया जाता है अचार बनाने में किया जाता है। फॉग कैलिगोनम पॉलीगोनोइडिस। खीप लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका। सेनिया प्रोटेलेरिया बुरही। जंगल जलेबी पिथोसेलेबियम डल्सी। काचरा या काचरी कुकुमिस कैलोसस। शंखपुष्पी कन्वोनुलस माइक्रोफिलस। गूगल कॉमिफेरा विक्टाई। मूंज सेकेरम स्पॉन्टेनियम। तुम्बा सिट्रुलस कोलोसिंथेसिस। थोर यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया। करड़घास डाइकेंथियम एनुलेटम। अंबारी हिबिस्कस कैनाबिनस। गांगड़ी ग्रेविया टेनेक्स। गोखरू ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। सत्यानासी या पीली कंटेली आर्जिमोन मैक्सिकाना। भटा कटेली सोलेनम सुरतेंस। असालिया सुसुम्ब्रियम इरियो। फुलकारी मोलिगो सर्वियाना। पीठ पापड़ा फिमेरिया इंडिका। सरपुंखा टेफ्रोसिया परपुरिया। लूणी पोर्चुलाका ओलिरेशिया। रामजटा पोर्चुलाका क्वाड्रिफिडा। भाखर बियानी टेफ्रोसिया यूनिफ्लोरा। गोलू पोलिकार्पिया कोरिम्बोसा। गिब्बू जॉर्निया गिब्बोसा। सिरस एल्बीजिया लेबेक। जिनजानी माइमोसा हेमाटा। राखी डाइक्रोस्टेकिस सिनेरारिया। सिनेरिया डाइक्रोस्टेकिस सिनेरिया। रोजन अकेशिया लिकोफ्लोया। बबुल अकेशिया नाइलोटिका। खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरारिया। पीलू साल्वेडोरा ओलेओडिस। जाल साल्वेडोरा पर्सिका। रोहिडा टेकोमेला अंडुलेटा। अर्डू एलियंथस एक्सेल्सा। सुबबुल ल्यूशेना लिकोसिफेला। कुमट अकेशिया सेनेगल। गुंदी कॉर्डिया घार्फ। सेंजना मोरिंगा ओलिफेरा। वसाक या वसक एफिड्रा फोलिएटा। व नीम एजा डायरेक्टा इंडिका। सेवन घास लेजायूरस इंडिकस या इंडिका इत्यादि हैं। इनमें से अनेक पादप मानवोपयोगी हैं और जो मानव के उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बात की थी कि कैपेरिस डेसिडुआ के जो फ्रूट्स हैं जो इमेच्योर होते हैं या कच्चे होते हैं वो अचार बनाने के लिए पिकल बनाने के में यूज होते हैं। इनमें से उल्लेखनीय पौधों के उदाहरणों में बेर खाद्य है। बेर का जो फल है आपका खाने में काम में लिया जाता है। केर भी खाने के अंदर काम में लिया जाता है। फोग जो है उसकी जो लकड़ी है वो जलाने के काम में आती है, ईंधन के रूप में आती है। और जंगल जलेबी काचरी सेवन घास चारा है। गंगरेन पीलू व खेजड़ी तथा बबूल का नाम लिया जा सकता है। तो ये सभी पादप मानव के उपयोग में आते हैं, मानवोपयोगी हैं। मरुस्थल में हालांकि हजारों किलोमीटर फैले हुए रेत के टीले हैं। आप देखें तो रेगिस्तान के अंदर आपको सैंड ड्यून्स ही नज़र आएंगे और बिल्कुल निर्जन वीरान बियावान एवं वनस्पति रहित दिखाई पड़ते हैं। तो हम ये देखें कि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम या हम कहें न के बराबर दिखाई देती है। वेजिटेशन लेस एरिया दिखाई देता है। परंतु विभिन्न पौधों एवं वृक्षों को दिए गए उपयुक्त उदाहरण मरु प्रदेशों की समृद्धशील पादप विविधता को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये सारे जो प्लांट हैं फिर भी आपको देखेंगे कि रेगिस्तान में सारे पादप आपको दिखाई देते हैं। कुछ
जो पादप हैं वो आपको यहाँ पर जो पाई जाने वाली अल्प वर्षा है या एनुअल रेनफॉल है जो 25 सेंटीमीटर से कम है, और उस पीरियड के अंदर एफेमेरल रूप में दिखाई देते हैं। उपरोक्त पादप प्रजातियों के अतिरिक्त आजकल रेतीले मरुस्थलों में सफ़ेदा यूकैलिप्टस का वृक्ष भी उगाया जाता है। संभवतः आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व रेगिस्तानी भूभागों में इस वृक्ष को सर्वप्रथम किसी किसान द्वारा लगाया गया होगा। बाद में इसके काष्ठीय उपयोग में ध्यान रखते हुए अन्य किसानों भी इसे लगाना चालू कर दिया होगा। अगर सफ़ेदे की बात करें हम तो उसका जो वानस्पतिक नाम है यूकैलिप्टस कैमेंडुलेंसिस है। इस वृक्ष की जड़ें जो होती है, रूट, वो गहरी होती हैं तथा वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल गहराई से प्राप्त करते हैं। अतः जो पानी गहराई में चला जाता है और खेतों की फसल के लिए बेकार हो जाता है, उसी का उपयोग ये वृक्ष करता है। इस वृक्ष के बारे में गलत धारणा है कि यह पेड़ पानी को अधिक सोखता है। जोधपुर स्थित काजरी मरुसंसाधन शोध केंद्र, तो जो रिसर्च सेंटर है मरु संसाधनों पर और डेजर्ट रिसोर्सेज पे के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को गलत सिद्ध कर दिया है तथा उन्होंने प्रयोगों द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है कि खेजड़ी की तुलना में इस वृक्ष में पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो राज्य वृक्ष हैं, खेजड़ी हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, उसकी तुलना में यूकैलिप्टस कैमेंडुलेंसिस मिर्टेसी फैमिली के पादप को कम पानी की आवश्यकता रहती है, जबकि इससे अधिक मात्रा में बायोमास या जैव पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें इसे वुड या लकड़ी प्राप्त होती है, काष्ठ प्राप्त होती है। आप देखें जो बल्लियों के रूप में यूज़ किए जाते हैं, बल्ली जो है वो आपके अधिकांशतः सफ़ेदे की लकड़ी की बनी होती हैं। ये पर्यावरण के प्रदूषण निवारण में महत्वपूर्ण वृक्ष हैं तथा उपयुक्त परिस्थितियों में 5 वर्ष में 10 मीटर तक ऊंचा बढ़ जाता है। इसके वृक्ष की लंबाई 15 मीटर तक देखी गई है तथा 5 वर्ष पुराना एक पेड़ लगभग 2 क्विंटल लकड़ी जलाने के लिए देता है। इस वृक्ष से बल्लियाँ भी बनाई जाती हैं तथा इसके तेल का उपयोग अनेक कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सफ़ेदा या यूकैलिप्टस मरु क्षेत्रों की न केवल जैव विविधता में वृद्धि करता है अपितु ये एक उपयोगी वृक्ष भी है। तो हमारे मन में जितने भी मिथ हैं कि सफ़ेदा किसी काम का पौधा नहीं है, वो इस मरु संसाधन शोध केंद्र के द्वारा गलत सिद्ध हुए हैं और ये बहुत ही उपयोगी पादप है हमारे लिए और काफ़ी मात्रा में हमें इससे जैव पदार्थ या बायोलॉजिकल मटेरियल प्राप्त होता है। तो ये हम देख सकते हैं प्लांट्स के रूप में पादप प्रजातियाँ जो मरुस्थल के अंदर पाई जाती हैं और इन पादप प्रजातियों में आप विविधता देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर हम देखें, ये तो फ्लोरा की बात थी। फौना की बात करें, जो रेगिस्तान है उसके अंदर जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। कई बार ये कहा जाता है कि जो रेगिस्तान है वो रेप्टाइल्स का घर है, मतलब यहाँ पर सरीसृपों की बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके कारण हम इसको कह सकते हैं कि ये रेप्टाइल्स के लिए एक हाउस है या होम है। डेजर्ट इज ए होम ऑफ रेप्टाइल्स। प्राणी प्रजातियों की बात करें, फौना मरुस्थल की जैव संपदा की विविधता बढ़ाने और इसे समृद्धिशाली बनाने में योगदान करने के लिए अनेक प्राणी भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनके अंदर अनुकूलन या एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो अधिकांश प्राणियों को आप देखेंगे कि कई ऐसे हैं जो दिन की गर्मी को देखते हुए बाहर नहीं निकलते हैं और अधिकांशतः आप देखें रात्रिचर या नॉक्टर्नल होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोनों ही प्रकार के अर्थात अपृष्ठधारी इनवर्टिब्रेट एवं पृष्ठधारी वर्टिब्रेट वन्य जीव मिलते हैं। तो आपको कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के जीव मिलते हैं। अगर हम अकशेरुकी जीवों की बात करें, में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट जैसे टिड्डी, आप टिड्डी के बारे में सारे लोग जानते हैं, सिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। तो ये जो टिड्डी है आपका सिस्टोसेरिया ग्रिगेरिया,
सफ़ेद लट होलोट्राइकिया स्पीसीज, कातरा, एमसेक्टे मूर, घुन, कैलासो ब्रकस स्पीसीज, इल्ली, ट्राइबोलियम कैस्टरनम इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये अकशेरुकी जीव हैं और जो फसलों को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, और जैसे टिड्डी, सफ़ेद लट, कातरा, घुन तथा इल्ली। इसके अतिरिक्त उदई या हम कहें दीमक, टर्माइट भी मिलते हैं। इन क्षेत्रों की बारहमासी झीलों में मछलियों की 38 प्रजातियां मिलती हैं। तो आप ये देखें कि रेगिस्तान के अंदर झीलें हैं पानी की, जिसके अंदर मछलियों की 38 प्रजातियां मिलती हैं आपको। 38 स्पीसीज रिपोर्टेड इन द दीमक लकड़ी तथा कागज को पूर्णतः नष्ट कर इसका चूरा बना देता है। तो दीमक की बात करें, टर्माइट, तो जो लकड़ी को या हम कागज को देखेंगे तो पूरा उसको नष्ट करके और मिट्टी में बदल देता है, उसको चूरा बना देता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य, पशु पक्षी तथा पेड़ तथा पौधे इत्यादि यहाँ की मुख्य समस्याओं जल, भोजन तथा आश्रय की कमी को झेलने में समर्थ होते हैं। इसी कारण यहाँ के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा इनके उपयोग में अच्छी साम्यता, इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। मरुस्थल का जो परितंत्र भंगुर होता है, इकोसिस्टम देखें तो, अतः इनका संचालन करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। मरुस्थल के महत्वपूर्ण पृष्ठवंशी प्राणियों में मुख्यतः अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, कशेरुकी प्राणियों की बात करते हैं, तो सांडा, यूरोमेस्टिक्स, रेगिस्तानी पाटागो, वायरनस, ग्रिस्कस, पीवड़ा सांप, बंगेरस, स्केल्ड वाइपर, इचिस कैरिनेटस, बड़ा नेवला, हर्पेस्टिस एडवर्डसाई, छोटा नेवला, हर्पेस्टिस ओरोपंक्टेटस, गोडावण, एरिडियोटिस नाइग्रिसेप्स, तीतर, फ्रैंकोलिनस, कपासी, एलेनस, तिलोर, क्लेमाइडोइटिस, भट्ट तीतर, टेरोडिस, चिंकारा, गजेला, कृष्णमृग या काला मृग, एंटीलोप, नीलगाय या रोजड़ा, बोसिलेफ्स, गिलहरी, फिनिम्बुलस, रेगिस्तानी चूहा, टटेरा, छछुंदर, संकस, झाऊ चूहा, हेमिकाइनस, सेही, हिस्टेरिक, रेगिस्तानी बिल्ली, फेलिस, लोमड़ी, वल्पीज, गीदड़, कैनिस और भेड़िया, कैनिस लूपस इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं जानवर हैं या एनिमल्स हैं, हम देखें जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि हम केवल इनके नाम दे पाएँ या हम इसके जीनस या वंश का नाम दे पाएँ। यही नहीं, गोडावण, अगर हम बात करें गोडावण, जिसका आपने देखा होगा नाम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स, अरब शहजादे द्वारा शिकार के कारण। तो ये जो गोडावण है, जो प्रकरण में आप देखा होगा, अरब शहजादे द्वारा शिकार किया गया, जिसके कारण आप इसको देख सकते हैं। कृष्णमृग सलमान खान द्वारा शिकार के कारण अखबारों की सुर्खियों में भी रहे हैं। तो कृष्णमृग जो है, ब्लैक बक या एंटीलोप की बात करें हम, राजस्थान के विश्नोई समाज खेजड़ली वृक्ष व कृष्णमृग का विशेष रूप से संरक्षण करता है, इनके शिकार पर रोक है। तो हम ये देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर स्पेशली विश्नोई जाति 20+9, हम ये कहेंगे 29 उनके कोई नियम हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक की जाती है विश्नोई समाज, जिसमें हम ये देखें कि खेजड़ली जो वृक्ष हैं, खेजड़ी और कृष्णमृग है, उसका विशेष रूप से संरक्षण करते हैं और इनके शिकार पर रोक लगाते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास थी वो थी आपके डेजर्ट बायोडाइवर्सिटी पे, मरुस्थलीय जैव विविधता, जिसमें हमने बात की मरुस्थल में पाए जाने वाली पादपों के अंदर विविधता के बारे में और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाली विविधता के बारे में। तो यहाँ हम ये देखें कि जो नाम हम दे रहे हैं पादपों के अंदर, तो पादप का नाम दें हम और उसके वंश का नाम ले सकते हैं। कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल या उदाहरण हैं जिसमें हमें वंश के साथ उसकी जाति का नाम भी देना पड़ेगा, क्योंकि वंश दोनों के समान होते हैं। इसी तरीके से जब हम फ़ौना की बात करते हैं तो फ़ौना में भी हम जो उदाहरण देते हैं, तो जैसे आपका गीदड़ और लोमड़ी, गीदड़ और भेड़िए, तो इनकी जो वंश है वो सेम है, तो हम इसको साथ में उनकी जाति भी दे दें।